बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सईद अली फ्रॉम मेडएक्सपर्ट। जैसे कि आपको पता है कि मेडएक्सपर्ट पोर्टल के अंदर हर दिन हम डेली टॉपिक्स जो है वो शेयर करते हैं, और डेली टॉपिक्स जो हम शेयर करते हैं तकरीबन यानी जैसे कि जो मेन हमारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, इन्हीं एक दिन हम उससे टॉपिक शेयर करते हैं। फिर अगले दिन यानी अल्टरनेटिव डे पे न्यूरोलॉजी और गायनी ओप्स से और एक माइनर सब्जेक्ट जो अभी बायोकेमिस्ट्री हमारी चल रही है, तो उससे हम डेली टॉपिक्स जो है वो शेयर करते हैं। फिर उन्हीं जो टॉपिक्स हम शेयर करते हैं तो उन्हीं टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ भी हम एज अ डेली प्रैक्टिस पोर्टल के अंदर शेयर करते हैं, ताकि आप लोग उसी पे प्रैक्टिस कर सको। हमारा मेन मकसद यही है कि जो चीज़ आप पढ़ते हैं तो फिर आप उसको एप्लीकेबल करें, उसी नॉलेज को यूज़ करके जब आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते हैं तो वो उसी प्रैक्टिस की वजह से आपका वो कंसेप्ट पक्का हो जाता है। क्योंकि जो एनआरई एग्ज़ाम है, एनआरई 1 एग्ज़ाम है, वो मेनली एमसीक्यूज़ टाइप है। तो आप लोगों ने जो नॉलेज लेना है, जो कंसेप्ट आप लोगों ने लेना है, वो आप लोगों ने फिर यूटिलाइज़ करना है कि आप उससे एक एमसीक्यू सॉल्व कर सकें। तो इसी वजह से प्रैक्टिस उस पर बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये इसी वजह से ये जो फीचर है ये ऐड किया है मेडएक्सपर्ट पोर्टल के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 48 ईयर ओल्ड मैन यानी 48 साल एक बुज़ुर्ग हैं, वो पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग के साथ आता है, मतलब पर रेक्टल ब्लीड है उसको, फ्रेश आफ्टर डिफिकेशन यानी स्टूल पास करने के बाद, लेकिन पेनलेस है। वो कह रहे हैं कि पेनलेस है, ठीक है, यानी पेनलेस ब्लीडिंग है, ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं कि उसने नोटिस किया है कि टॉयलेट पेपर के ऊपर ब्लड है, लेकिन उसने कहा कि दर्द कोई नहीं है। एग्ज़ामिनेशन पे आया है कि हेमराइड जो है वो प्रोलेप्सिंग होती है हेमराइड्स की, लेकिन फिर स्पॉन्टेनियसली वो वापस यानी हेमराइड रिड्यूस यानी वापस चले जाते हैं स्टूल पास करने के बाद। अच्छा, अब इसमें हमसे वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ग्रेड है, ठीक है। तो इसी तरह आपको मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात बताई थी कि क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से वो पूछ सकते हैं। वो आपसे इन्वेस्टिगेशन पूछ सकते हैं, वो आपसे डायग्नोसिस पूछ सकते हैं, वो आपसे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं, वो आपसे इवन ग्रेड्स पूछ सकते हैं। तो इसमें वो ग्रेड पूछ रहे हैं। अच्छा, लेकिन इससे पहले हम हेमराइड थोड़ा पढ़ लेते हैं कि हेमराइड है क्या। जो एनल कैनाल है या एनस है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं एक लाइन से जिसको हम पेक्टिनेट लाइन कहते हैं, ठीक है। ये वो लाइन है। अब इसकी जो ब्लड सप्लाई है यानी वेन्स हैं, वो यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ भी हैं, और इधर पूरे इस एरिया में वेन्स मौजूद हैं। अब अगर किसी पैथोलॉजी की वजह से यानी किसी स्ट्रेस की वजह से अगर यहाँ पे क्या होगा, इन हेमराइड के इन ब्लड वेसल्स के अंदर अगर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं, जो वेन्स हैं, वहाँ में वो उधर जो है ना स्वेलिंग आएगी, ठीक है। तो उसी स्वेलिंग को हम क्या कहते हैं, हेमराइड। यानी वेन्स के अंदर एनस के यानी एनल कैनाल के अंदर जो वेन्स है, अगर वहाँ पे सूजन बन जाए यानी वहाँ पे स्वेलिंग बन जाए प्रेशर इंक्रीज़ की वजह से, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि वो हेमराइड हैं। अगर अब इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो रीज़न में काफ़ी रीज़न्स हैं। उसमें मोस्ट कॉमन काज जो है प्रेगनेंसी है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वहाँ पे वो प्रेशर क्रिएट करेगा बैक पे, जिसकी वजह से जो वेन्स होंगे वो कंप्रेस होंगे, वहाँ प्रेशर इंक्रीज़ होगा और वो पूलिंग का ब्लड होगा और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, यानी जो वेन्स है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, तो उसको हम हेमराइड कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा रीज़न जो है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी बार बार जब आप स्ट्रेनिंग करते हैं, ज़्यादातर टॉयलेट पे बैठते हैं, तो उसी वजह से भी
वहाँ जो एनस के अंदर यानी एनल कनाल के अंदर जो आपके वेन्स हैं उनमें प्रेशर बढ़ता है और उसमें सूजन होता है यानी स्वेलिंग होती है, और इस स्वेलिंग को हम हेमराइड कहते हैं। अब अगर वो इस लाइन के ऊपर हो, इस जो हमने कहा कि जो पेक्टिनेट लाइन है अगर इसके ऊपर हो, ठीक है, तो इसको हम इंटरनल हेमराइड कहते हैं। अगर वो इससे नीचे हों यानी इधर यहाँ वाले वेन्स अगर सूज जाएं, ठीक है, तो इसको फिर हम एक्सटर्नल हेमराइड कहते हैं। जो इंटरनल हेमराइड्स हैं मेनली वो पेनलेस होते हैं, और जो एक्सटर्नल हेमराइड है वो अक्सर पेनफुल होते हैं। लेकिन वो पेनफुल उसमें वो हेमराइड्स होते हैं जिसमें थ्रोम्बोसिस हो जाए। अगर एक्सटर्नल हेमराइड्स जो है वो थ्रोम्बोस्ड हो जाएं तो तब वो पेनफुल होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के हवाले से वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर कोई हेमराइड जो है, अगर ये मिसाल के तौर पे एक हेमराइड है, अगर ये हेमराइड जो है स्टूल जब पेशेंट पास कर रहा हो और उस स्टूल के साथ ये नीचे आता है, प्रोलेप्स होता है, ठीक है, जैसे कि इस केस में था। सॉरी, अगर मैं दूसरी तरह आपको बताऊँ, 1 मिनट, ग्रेड 1 से स्टार्ट करती हैं। मैं इस क्वेश्चन को लेके मैं कर रहा था। चलो ग्रेड 1 से पढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन के मुताबिक मैंने ड्रा किया। अगर यहाँ पे स्वोलन वेन्स हैं, ठीक है, और ये वेन्स जो हैं ये अगर पेशेंट स्टूल पास करता है, बस स्टूल के बाद जो है पेनलेस फ्रेश ब्लड आता है यानी ब्लीड आता है, ठीक है, पेनलेस ब्लीड आता है फ्रेश। लेकिन यहाँ पे मरीज़ को कोई चीज़ महसूस नहीं हो रहा, मतलब कोई जो हेमराइड है वो नीचे नहीं आ रहे, सिर्फ वहाँ पे ब्लड है, पेनलेस ब्लड है फ्रेश, तो वो हमारे पास जो है वो है ग्रेड 1 यानी प्रोलेप्स नहीं है। अगर ब्लीड है पेनलेस फ्रेश प्लस नो प्रोलेप्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रेड 1 है, ठीक है, ग्रेड 1। अगर प्रोलेप्स, अगर स्वोलन वेन्स जो है यानी हेमराइड जो है वो प्रोलेप्स कर जाते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर डिफिकेशन के बाद यानी स्टूल पास करने, स्टूल के साथ नीचे आते हैं, लेकिन स्टूल जब आप पास कर लेते हैं उसके बाद वो स्पॉन्टेनियसली यानी खुद ब खुद अगर वो वापस जाते हैं, ठीक है, खुद ब खुद वो स्पॉन्टेनियसली वापस जाते हैं, तो वो हैं ग्रेड 2, ठीक है। अब ग्रेड 3 क्या है? ग्रेड 3 में ये हैं कि ये हेमराइड्स जो हैं अगर ये वापस आते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली वो वापस नहीं जाते यानी खुद ब खुद वो वापस नहीं जाते, बल्कि पेशेंट जो है वो फिंगर के ज़रिए उसको वापस मैनुअली वो पुश करता है उसको, ठीक है, तो वो है ग्रेड 3। लेकिन जब वो मैनुअली पुश करते हैं और वो अंदर चला जाते हैं जो हेमराइड्स है, जो स्वोलन वेन्स हैं, तो वो ग्रेड 3 है। लेकिन अगर स्वोलन वेन्स हैं और वो बाहर लटक रहे हैं, वो बाहर आ गए हैं, प्रोलेप्स्ड हो चुके हैं, लेकिन वो अब वापस मैनुअली भी नहीं जा रहे, अगर आप पेशेंट अगर फिंगर के ज़रिए भी उसको ऊपर करना चाहें तो वो दोबारा नीचे गिर जाते हैं, फिर प्रोलेप्स हो जाते हैं, यानी ऑलवेज़ वो प्रोलेप्स रहते हैं, तो वो कहें ग्रेड 4। अच्छा, आप ख़ुद देख लें, चीज़ें तो सारी सब में ब्लीडिंग और वो चीज़ें तो सेम है, लेकिन जो आपने ग्रेडिंग करनी है तो वो प्रोलेप्स के बेस पे करना है। अच्छा, तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो प्रोलेप्सिंग हो रही है हेमराइड की वो रिड्यूस भी हो रही है स्पॉन्टेनियसली यानी ख़ुद ब खुद, तो वो किस में थे? वो ग्रेड 2 में थे, ठीक है। तो ये है ग्रेड 2 इंटरनल हेमराइड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हेमराइड्स के साथ साथ मैं आपको बताऊं, अगर किसी पेशेंट को पर रेक्टल ब्लीड हो फ्रेश प्लस
लेकिन ये पेनफुल ब्लीड हो, ठीक है, तो और शदीद दर्द हो रहा पेशेंट को, तो याद रखें कि वो ऑलवेज़, सबसे पहले आपने जो है ना ऑलवेज़ किस चीज़ को रूल आउट करना है, एनल फिशर को। आपके एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर पेनलेस ब्लीड की बात आ जाए, पर रेक्टल फ्रेश ब्लीड हो और पेनलेस हो, तो आपने ऑलवेज़ हेमराइड सेलेक्ट करना है। अगर पेनफुल ब्लीड है, फ्रेश ब्लीड है लेकिन पेनफुल है, तो आपने ऑलवेज़ जो है एनल फिशर अपना फर्स्ट डिफरेंशियल रखना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। और अच्छा, एनल फिशर होता क्या है, वो एक चाला सा बन जाता है, एक अल्सर बन जाता है, ठीक है, मिकोज़ा के अंदर, एनस के अंदर जो मिकोज़ा होता है उसमें बन जाता है, जिसकी वजह से जब स्टूल उसके पास से गुजरता है तो शदीद दर्द होता है और वहाँ से ब्लीड भी हो जाती है, तो इसी वजह से इसमें शदीद दर्द होते हैं, पेनफुल। अच्छा, कहते हैं कि 32-year-old वुमन डेवलप सीवियर एनल पेन वाइल पासिंग स्टूल। एक 32 साल खातून है, जब वो स्टूल पास कर रही थी उस वक़्त उसको शदीद दर्द हुआ। द पेन कंटिन्यू फॉर आलमोस्ट एन आवर आफ्टर डिफिकेशन एंड शी नोटिस्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। अच्छा, ब्लीड, तो वहीं पर रेक्टल ब्लीड है, पेनफुल है, सीवियर पेन है, तो हमने कहा था कि ये एनल फिशर होंगे, ठीक है। और ये क्लासिक प्रेजेंटेशन है किसका, एनल फिशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि 60-year-old ओबेस मैन है, ठीक है, एक बुज़ुर्ग है 60 साल, उसको है बर्निंग रेट्रोस्टर्नल पेन, उसको यानी मतलब रेट्रोस्टर्नल चेस्ट के अंदर बर्निंग पेन हो रही है आफ्टर मील्स, यानी खाना खाने के बाद। हिज सिम्टम्स वर्सन व्हेन लेइंग फ्लैट एंड इम्प्रूव विद एंटासिड्स। अच्छा, अब देखें, पेशेंट जो है जब भी वो खाना खाता है तो उसको बर्निंग पेन होता है, क्योंकि जब खाना खाएगा तो एसिड रिलीज़ होगा, HCl रिलीज़ होगा, ठीक है, तभी वो कह रहे हैं कि बर्निंग पेन उसको हो रहा है। अच्छा, अब गट क्या है, तो गट के अंदर हमने कहा था कि ये गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, यानी इसमें एसिड का रिफ्लक्स होता है। रिफ्लक्स की वजह से एसोफेजाइटिस हो सकता है, बेरेट एसोफेगस हो सकता है, जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। अच्छा, क्योंकि स्पिंक्चर जो है वो खुला रहता है, तो स्पिंक्चर जब ओपन रहेगा तो एसिड जो है वो इजीली ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो जब एक और चीज़ बताता हूँ, GERD के पेशेंट्स में आपने एक साइन मैं आपको बताता हूँ, जो GERD वाले पेशेंट होंगे तो इनको जब आप सीधा बिठाएंगे, जब आप उनको कहेंगे, यानी सिटिंग पोजीशन में जब वो आएंगे या स्टैंडिंग में, अगर आप इन पेशेंट को कहें कि स्टैंड यानी मतलब खड़ा हो जाएं या वो उनको बिठा दें, तो बैठने से और यानी सीधा बैठने से और सीधा खड़ा होने से जो मरीज़ के अंदर सिम्टम्स है वो इम्प्रूव होंगे, यानी पेन यानी बर्निंग या डिस्कम्फर्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि जब वो सीधा खड़ा होगा तो ये अगर आपका स्टमक है, ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा कि जब वो खड़ा होगा या वो बैठा होगा तो ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करेगी, तो एसिड यानी नीचे होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ स्पिंक्टर तो ओपन है। तो अगर वो लेट जाता है, अगर ये मरीज़ लेटता है तो इसकी स्टमक की पोजीशन ऐसी हो जानी है, तो फिर ये एसिड्स किस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे, और वो इसी तरह फिर सिम्टम्स और वर्स करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि लेटने से दर्द ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि वो लेटने से दर्द ज़्यादा हो रहा है, और एंटासिड जब वो लेता है तो उससे इम्प्रूव होता है। तो यही एसिड का मसला है, तो जब वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड लेगा तो उसको आराम आएगा, तो ये GERD है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि GERD का जो कॉम्प्लिकेशन है वो बेरेट एसोफेगस है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 6-year-old बॉय क्रोनिक डायरिया के साथ एब्डोमिनल ब्लोटिंग, पुअर वेट गेन और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, हैज सिम्टम इम्प्रूव आफ्टर एलिमिनेटिंग वीट। अच्छा, यहाँ पे वो आपको ट्रिगर बता रहा है, ठीक है, यानी ग्लूटेन बता रहा है, ठीक है।
वो कह रहे हैं कि जब वो ये सारे सिम्टम्स, एक बच्चा है उसमें ये सारे सिम्टम्स हैं, एब्डोमिनल पेन, डायरिया और ये चीज़ें हैं, और आयरन डिफिशिएंसी मतलब अनीमिया भी है। तो जब ये बच्चा जब ये बच्चा वीट और ये चीज़ें नहीं खाता, गंदम वगैरह नहीं खाता, तो फिर ये ठीक रहता है, सिम्टम ठीक हो जाते हैं। जिसको हम ना उर्दू में कहते हैं कि आंतों की एलर्जी, ठीक है, ये उसको इसके साथ ये वाला मसला है, ये मतलब सीलिएक डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें स्टमक जो है, उसकी विलाई जो है वो सेंसिटिव हो जाते हैं, किसको, ग्लूटेन को। तो इन्फ्लेमेशन होती है, और ग्लूटेन को जब वो एक्सपोज होती हैं इन कंटेक्ट, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती हैं, और इवन जो है वो पेशेंट को सीवियर सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन जब अब हम ट्रिगर को हटाएंगे, पेशेंट ठीक होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका ये तो सीलिएक डिजीज़ हो गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये कहते हैं ग्लूटीन, यानी या ग्लूटन कह सकते हैं, जो ग्लूटन इंड्यूस्ड ऑटो इम्यून डैमेज है स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, माल एब्जॉर्प्शन होगा। माल एब्जॉर्प्शन होगा यानी माल एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगा, आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया हो जाएगा, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, डायरिया होगा, और ये तो उन्होंने बता दिया। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि विलाई के अंदर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती हैं, वो डैमेज होती हैं, तो उसकी वजह से फिर बच्चा जो है वो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और उसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो आपने वो खुराक बच्चों को नहीं देने जिसमें ग्लूटेन है, ठीक है, जैसे कि बारले वगैरह, ये चीज़ें आपने नहीं देनी। बच्चे को आप राइस, पोटैटोज़ और ये चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट विद क्रोनिक GERD अंडरगोज एंडोस्कोपी, बायोप्सी ऑफ द डिस्टल एसोफेगस डेमोन्स्ट्रेट इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया विद गॉबलेट सिस्ट। अच्छा, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि जो GERD है वो प्रोसीड करता है किस में, बैरेड एसोफेगस में, ठीक है। और बैरेड एसोफेगस याद रखिए, ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है, प्री कैंसरस कंडीशन है, और ये जल्द ही एसोफेगस के कैंसर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब और इसमें मेनली जो है जो GERD बैरेड एसोफेगस में जाता है, और फिर जो इसमें मेनली जो गोबलेट सेल्स की बात हुई, और जो मेटाप्लेशिया, जिसमें इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया जो इसमें हो गई हैं, तो उसमें क्या होता है कि एडिनो कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन जो है इसमें। अच्छा, कहते हैं कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन इसमें मोस्ट लाइकली डेवलप हो, तो आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि GERD जो है वो बैरेड एसोफेगस कराता है, बैरेड एसोफेगस प्री कैंसरस कंडीशन है, और फिर वो आगे एसोफेगस में कैंसर कराता है, एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन है उसमें, ठीक है। बैरेड एसोफेगस इज अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, 40 ईयर ओल्ड ऑफिस वर्कर है, वो प्रेजेंट करता है पेनफुल ब्लूइश स्वेलिंग एट द एनल मार्जिन, अच्छा, दैट अपेयर सडनली आफ्टर लिफ्टिंग हैवी फर्नीचर। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि एक ऑफिस बॉय है या ऑफिस में जो बंदा काम कर रहे हैं, वो फर्नीचर उठा रहा था, उसको प्रोलेप्स हुआ है, प्रोलेप्स हुआ है, हेमराइड बाहर आए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ब्लूइश और वो सारा स्वेलिंग आपको बता रहे हो, पेनफुल। तो मैंने आपको बताया कि जो एक्सटर्नल हेमराइड्स हैं, जब वो थ्रोम्बोज्ड हो जाएं तो वो बहुत पेनफुल हो जाते हैं, ठीक है, जैसे हमने बात की ऊपर। तो वही चीज़ है, तो आप इसमें ऑप्शन देख लें, यही थ्रोम्बोज्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 27 ईयर ओल्ड वुमन विद क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हैज़ एन एनल फिशर दैट हैज़ फेल्ड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फॉर सेवरल मंथ्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
वैसे ऊपर हेमराइड वाले में भी हमें डिस्कस करना चाहिए था ट्रीटमेंट प्लान, क्योंकि ज़्यादातर ट्रीटमेंट प्लान पे क्वेश्चन आते हैं। चले मैं अगला कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें फिर बात करते हैं। ये जो एनल फिशर होता है या जो हेमराइड होते हैं, तो इसमें हम पहले जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को हाई फाइबर जो है वो डाइट देते हैं कि आप ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हों, ठीक है। साथ में पेशेंट को हम वो क्या कहते हैं, छिलका कहते हैं, जो एस्पिगोल है वो देते हैं। और नमिंग जेल देते हैं। नमिंग जेल जिसको आप कहते हैं लिग्नोकेन या लाइडोकेन जो जेल है वो देते हैं लोकली लगाने के लिए। और इसमें एक चीज़ देते हैं GTN ट्यूब जो है वो देते हैं। तो GTN और लिग्नोकेन को मिक्स करके पेशेंट ने उस अपने एनल एरिया में वो लगाना होता है, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन को हमने देखने हैं। साथ में कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए आप टोपेलिक या ऐसी कोई स्टूल सॉफ्टनर वगैरह चीज़ें दे, या लाइलेक का जो सिरप है वो आप दे सकते हैं। ये तो हो गई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। लेकिन अगर कोई पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रहा और वो चीज़ वर्स हो रही है, तो फिर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट जब आपकी फ़ेल हो जाती है तो फिर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट यानी जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है वो फेल्ड है, ठीक है, सेवरल मंथ्स के लिए। तो अब क्या है गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है? तो अगर आप मेड एक्सपर्ट में देखें तो उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड जो लिखी है वो है लेटरल इंटरनल स्पेंटीरोटमी, ठीक है। ये आपने करना है। क्रोनिक मतलब एनल फिशर जो होते हैं जो कि मेडिकल थेरेपी को रिस्पॉन्स नहीं करते, तो उसमें फिर आपने लेटरल इंटरनल स्पेंटीरोटमी करनी है, ठीक है। स्पेंटर के अंदर जो वो होल सा बना लेते हैं। तो ये अपने याद रखने, क्रोनिक एनल फिशर में गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फिर यही है, सर्जरी है। पेशेंट इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग सीलिक डिजीज, विच इन्वेस्टिगेशन इज प्रिपेयर्ड इनिशियली। अच्छा, स्क्रीनिंग टेस्ट देखें, ये अब स्क्रीनिंग टेस्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड भी वो पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो स्क्रीनिंग टेस्ट पूछ रहे हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है जब हम करते हैं बच्चे में तो वो हम ब्लड से करते हैं। वो NTTG IgA एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। ये है सीलियक डिजीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में गोल्ड स्टैंडर्ड भी वो पूछ सकते हैं, अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पूछे तो फिर आपने इसमें बायोप्सी करनी है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 55-year-old मैन विद GERD डेवलप प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया एंड अनइंटेंडेड वेट लॉस। अब देखें, मैंने आपको बताया था ना कि GERD जो है वो बेरेट एसोफेगस में जाता है। बेरेट एसोफेगस फिर एसोफेजियल कार्सिनोमा में जाता है, एडिनोकार्सिनोमा के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है कि जब वेट लॉस और डिस्पेजिया और ये चीज़ें आ गई तो इसका मतलब यही है कि वो कैंसर की तरफ जा रहा है। सिम्टम्स वही, यानी GERD की कॉम्प्लिकेशंस में जो कैंसर है उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में अभी देखते हैं, एंटासिड से तो कुछ नहीं होना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी कुछ नहीं होना, PPI से भी कुछ नहीं होना। अब हमने अपर GI एंडोस्कोपी करनी है, ठीक है। अपर GI एंडोस्कोपी करेंगे विद बायोप्सी, ठीक है। ये भी याद रखें, विद बायोप्सी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो एपिथेलियम है क्या उसमें मेटाप्लेशिया हुआ है कि नहीं। वो सारा कुछ हमने फिर देख लेना है, क्योंकि अलार्म साइन ऊपर मौजूद है। क्वेश्चन 10 है कि 44-year-old मैन प्रेजेंट विद पेनलेस रेक्टल ब्लीड। देखिए, पेनलेस रेक्टल ब्लीड सुनते ही आपके जहन में जो पहली चीज़ आनी है वो हेमराइड है, ठीक है। प्रोक्टोस्कोपी होती है जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी है। शोज़ हेमराइड्स
दैट रिक्वायर मैनुअल रिडक्शन। देखिए मैंने आप लोग को बताया था ना कि अगर कोई प्रोलेप्स नहीं है और सिर्फ फ्रेश ब्लीड है तो ग्रेड 1, अगर प्रोलेप्स हैं लेकिन वो खुद रिड्यूस हो रहे हैं तो ग्रेड 2, अगर प्रोलेप्स हैं लेकिन आप उसको मैनुअली पेशेंट उंगली के ज़रिए अंदर कर रहे हैं तो ग्रेड 3, अगर वो ऑलवेज जो है वो बाहर ही प्रोलेप्स रहते हैं तो वो ग्रेड 4। तो अब आप खुद देखिए कि वो मैनुअली उसको रिड्यूस कर रहे हैं तो ग्रेड 3। ठीक है। अच्छा, विच हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीलिएक डिजीज़। ठीक है, तो जैसे कि विलाई का सारा मसला था, इंटेस्टाइन के अंदर विलाई का सारा मसला था, हमने कहा कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है वो बायोप्सी है। उसी पे क्वेश्चन आता है कि बायोप्सी के फाइंडिंग्स क्या होंगे, तो उसमें जो हमारे फाइंडिंग्स आएंगे उसमें जो विलाई हैं वो डैमेज हो रहे हैं तो उसमें एट्रोपी, हम वेलस एट्रोपी, ये वेलस एट्रोपी उसमें होगी। ठीक है, ये हॉलमार्क बायोप्सी फाइंडिंग्स। पेशेंट हैं ग्रेड 1 इंटरनल हेमराइड के साथ, परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं डिस्पाइट इंक्रीजिंग डाइटरी फाइबर एंड यूजिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट पूछा। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें ट्रीटमेंट पे बात करनी चाहिए थी, मैनेजमेंट पे हेमराइड की। अच्छा, अगर ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है, अगर तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में हमने इनिशियली क्या करना है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करनी है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मैंने आप सबको बताई है कि उसमें हमने जो है पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन उसको ट्रीट करना है, डोपेलिक वगैरह दे के, लेलिक सिरप, ये चीज़ें दे के। साथ में हमने जो है पेशेंट को पेन अगर हैं तो रिलीव करने, जिस तरह मैंने कहा वो लिडोकेन वगैरह वो चीज़ें लगा सकता है। अच्छा, अब वो तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो गई, पेशेंट को आप कहेंगे कि वो वेल हाइड्रेटेड रहे और वो सारी चीज़ें आपने फाइबर वगैरह की बता दी। अब उसके बाद भी ठीक है, ग्रेड 1 है लेकिन ग्रेड 1 या ग्रेड 2 हैं चलें, लेकिन फिर भी पेशेंट दोबारा उसको वही सिम्टम्स आ रहे हैं, आराम नहीं आ रहा, तो फिर उसमें हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी नहीं करते, उसमें हम सर्जरी नहीं करते, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, उसमें हम क्या करते हैं कि रबर बेंडिंग करते हैं, जो कि एक ओपीडी की प्रोसीजर है। ओपीडी के अंदर आप रबर बेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है तो उसमें फिर आपने सर्जरी करनी होती है, हेमरेक्टमी करनी होती है। ठीक है, लेकिन ये जैसे ग्रेड 1 है लेकिन सिम्टम्स जो है वो डाइटरी मॉडिफिकेशन यानी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ वो ठीक नहीं हो रहे थे, तो फिर हमने रबर लाइगेशन करनी है। ठीक है, और ये ट्रीटमेंट अब चॉइस है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हेमराइड्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच फूड शुड कम्प्लीटली अवॉइडेड बाय अ पेशेंट विद सीलिएक डिजीज़। कौन सा खुराक हमने सीलिएक डिजीज़ में पेशेंट को नहीं, तो आपको पता है ग्लूटेन से एलर्जी है तो वीट नहीं देंगे क्योंकि इसमें ग्लूटेन है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप ऐसा भी आ सकते हैं, कौन सा दे सकते हैं, तो उसमें फिर आप राइस और कॉर्न पोटैटो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, और ये नहीं दे सकते। ठीक है, याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई ट्रिगर आपको दे सकते हैं वो एमसीक्यूज़ में, क्वेश्चंस में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोप्सी हुई है डिस्टल एसोफेगस से। ठीक है, वहाँ पे इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया आया है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो फाइंडिंग्स है ये किस चीज़ के साथ कंसिस्टेंस है। ठीक है, तो देखें गर्ड के बाद क्या बेरेट के बाद फिर कैंसर था, तो ये क्या है जब मेटाप्लेजिया होगी तो मतलब ये बेरेट है। ठीक है, एक एपिथेलियम जो है दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियम होता है वो आपके इंटेस्टाइनल कोलमनर एपिथेलियम में, यानी जो इंटेस्टाइन के अंदर आपका कोलमनर एपिथेलियम होता है ना, तो ये उसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलमनर एपिथेलियम में ये कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वामस एपिथेलियम।
ठीक है। और साथ में जो है इसमें क्या है कि गॉबलेट सेल्स होंगे। गॉबलेट सेल्स जो है वो सपोर्ट करता है बैरेटोसोफेगस को। अच्छा 68 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट विद न्यू ऑनसेट, फिर वही पररेक्टल ब्लीड के साथ आया, रिसेंटली डेवलप्ड वेट लॉस एंड आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा अब इसमें एक चीज़ देखते हैं। अब ठीक है वो आया है, एक तो ओल्ड एज है, ठीक है, ओल्ड एज हो, साथ में वज़न कम हो रहा हो, यानी अलार्मिंग साइंस है, और साथ में आयरन डिफिशिएंसी, जैसे ब्लीडिंग हुई तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्लास में होगा। वो कह रहे हैं कि आगे आपने क्या स्टेप करना है। तो देखिए यंग पेशेंट हो तो उसमें फिर हम इतना बायोप्सी का नहीं करते, लेकिन ओल्ड पेशेंट हो, वेट लॉस हो और अलार्मिंग साइंस है, तो फिर हमने इन्हीं पेशेंट्स में कोलोनोस्कोपी करनी है, ताकि हम कोलोनोस्कोपी करके हम रूल आउट कर सके कि क्या मतलब कोलोरेक्टल कार्सिनोमा तो नहीं, सीए कोलोन वगैरह तो नहीं है। तो ये है कि हमने फिर इसमें क्योंकि अलार्मिंग साइन है तो कोलोनोस्कोपी करेंगे ताकि हम एक्सक्लूड कर सकें कोलोरेक्टल कार्सिनोमा को, ठीक है। ओल्डर पेशेंट्स हैं तो इसी वजह से हम, और साथ में अलार्मिंग साइन है कि वज़न कम हो रहा है, तो उसमें हमने फिर कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसी को रूल आउट करना है। 45 ईयर ओल्ड वुमन कंप्लेन ऑफ पेनलेस, यानी फ्रेश पररेक्टल ब्लीड है, उसमें पेन नहीं है सेवरल मंथ से। एग्जामिनेशन पे इंटरनल हेमराइड्स आए हैं, रिमेन प्रोलेप्स्ड एंड कैन नॉट मैनुअली। अब वो बस बाहर ही पड़े हैं हेमराइड्स, और वो मैनुअली भी अंदर नहीं हो रहे, तो ग्रेड 4, ठीक है।